बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जैसे सब जानते हैं कि क्रिकेट का मेला सज चुका है। एशिया का आगाज़ हो चुका है। कल पहला मैच खेला गया और आज दूसरा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का चल रहा है। बड़ा कांटेदार ज़बरदस्त किस्म का मैच जारी है। इस पर आज डिस्कशन करेंगे और आने वाले मैचेस पे भी बात करेंगे। आज हमारे साथ शो में जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं और इनकी जो रिकग्निशन है वो आयरन मैन की भी है। बहुत से लोग इसको जान चुके होंगे। मैं इनकी बात करना वन एंड ओनली उमैद आसफ। अस्सलाम वालेकुम उमैद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, हम देख भी रहे हैं और व्यूवर्स भी देख रहे हैं। सबसे पहले थोड़ी उस पर डिस्कशन करते हैं। लास्ट ओवर का मैच चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखें, अभी तक तो पिछले ओवर तक तो पाकिस्तान इन था मैच में, तो अभी जो लास्ट ओवर में 3 बाउंड्रीज लगी हैं, हाँ। उससे थोड़ा जो है ना जो मोमेंटम है वो अब टिल्ट हो गया इंडिया की तरफ। अब लास्ट ओवर में 7 रन चाहिए। अब होपफुली देखें, नवाज़ ने पहले भी HBL PSL में 2 ओवर लास्ट में बचाए हुए हैं, अच्छा, सेव किया हुआ है रन। तो आपको लगता नहीं कि एक स्पिनर के लिए मुश्किल हो जाएगा या बाबर ट्रिक मिस कर गया है अगर इधर पेस बॉलर का होता ओवर? कह सकते हैं आप, लेकिन आपको पता है उस टाइम पे हमें विकेट चाहिए थी जब फास्ट बॉलर्स कर रहे थे, तो उन्होंने पहले 6 ओवर्स में नवाज करता रहता है, लेकिन इस टाइम पे आई थिंक उस जो सिचुएशन थी उसमें फास्ट बॉलर बहुत अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे और रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था इंडिया को, तो आई थिंक उसने चांस लिया कि शायद एक और विकेट मिले तो दरमियान में नवाज को यूज़ किया जा सकता। अच्छा मैं भाई, आप PSL भी काफ़ी खेले हो, हर सीज़न आलमोस्ट आप खेल रहे हो। यूए हमारी अपना PSL भी काफ़ी ज़्यादा यूए की कंडीशन में हुआ। अब ये बताइए, इस वेदर के अंदर कितना मुश्किल है प्लेयर्स के लिए खेलना? और क्योंकि ह्यूमर्ड हम सब जानते हैं, सफोकेशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है और जिस तरह हम इस ग्राउंड की भी देखते हैं, डायमेंशन भी देखते हैं, पूरा राउंड किले की तरह, फोर्ट की तरह का ये स्टेडियम है। हवा की वेंटिलेशन वाला सिलसिलाकार इसमें नहीं होता। तो किस तरह इस दुबई स्टेडियम के वाले से या इस कंडीशन के वाले से ज़रूर बताइए। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने स्टेडियम की बात तो कर ही दी कि जिस तरह वो ऊपर से कवर्ड है सारा, तो हवा की वेंटिलेशन बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे फिटनेस आपकी प्रॉपर टेस्ट होती है इस वेदर में और इस सिचुएशन में आके एशिया कप में। लाइक जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, आई थिंक आउट भी हो गया है। एक विकेट गिर चुकी है नवाज ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। इसलिए आई थिंक नवाज के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। लाइक अब आपके पास डू और डाई सिचुएशन, ठीक है, इसमें आप फिर आपकी कोशिश होती है यू गिव योर 100%। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब होपफुली अब आगे देखें, एक तो आउट हुआ है, आगे राइट हैंडर्स हैं। हारिस रऊफ की थोड़ी सी मैं इधर साथ बात करना चाहूँगा। बड़ा सीजन बॉलर है और डेप्थ ओवर की उसकी रिकग्निशन ही है ये डेप्थ ओवर। क्या मिस्टेक आपकी लेंथ में समझ रहे हैं? क्योंकि आप भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं, लेंथ पे उनको प्रॉब्लम नज़र आया? क्योंकि हमने देखा शॉर्ट बॉल की और हार्दिक पांड्या बड़े इजीली पिक करता रहा। बिल्कुल, आई थिंक हार्दिक पांड्या उनकी स्लो बॉल का ही वेट कर रहा था जो कि लेंथ पे पड़ी है। इस सिचुएशन में आपको अगर लेंथ पे स्लो बॉल करनी होती है तो आपको पूरी बॉडी मारनी होती है, रिसीव करना होता है मेंटली बैट्समैन को जब आईज आप आईज जो है वो रिएक्ट करती हैं। जब बॉलर बॉडी पूरी मारते हैं तो लगता है कि बॉल तेज़ करेगा, वो जब स्लो आती है तो आप जल्दी खेलने चले जाते हो। ठीक है। आई थिंक उसने 1-2 यॉर्कर्स मिस किए हैं वहाँ पे। आप चेंज कर सकते, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो तीनों बाउंड्रीज उसको उसी बॉल पे लगी। मैं अगला क्वेश्चन यही आपसे करने लगा था कि डेथ ओवर के अंदर तो यॉर्कर बड़े मैटर करते हैं और हारिस रऊफ का पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है, 140-145 प्लस करता है सम टाइम। तो डेथ ओवर के अंदर इतना क्रूशल ओवर उसने यॉर्कर की तरफ गया ही नहीं। देखिए, सिचुएशन होती है, लाइक बॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉल आपके हाथ में किस तरह ग्रिप हो रहा है या आपकी आउटफील्ड कैसी है। अगर बॉल गीला हुआ है या फूला हुआ है तो आप कॉन्फिडेंट है जिस चीज़ पे आप वो करने जाते हो। आई थिंक स्टिल आपको एक बॉल ट्राई करनी चाहिए थी यॉर्कर करके, फुल करके, शायद उसमें बचत हुई थी। नॉर्मली ये जैसी विकेट थी इस पे हार्ड लेंथ को मारना मुश्किल हो रहा था। अगर वो हार्ड लेंथ तेज़ वाली भी करते तो शायद बचत हो जाती, लेकिन वो स्लो बॉल इतने आराम से आई, रुक के आई और उन्होंने आराम से उनको मिड विकेट। अच्छा, कुछ हमने देखा कि कुछ बॉल पड़ने के बाद ज़्यादा पेस से गई है, कुछ रुक के आई है, कुछ कैरी ज़्यादा की है, तो डबल पेस भी लग रहा है आपको विकेट का? देखिए, दुबई की जो विकेट है अभी देखें यूज टू इतनी नहीं हुई, सारे मैचेस नहीं हुए, दूसरा मैच आई थिंक। तो जब यहाँ पे जब ग्रास होती है तो ये पिच ऐसी बिहेव करती है, सीम भी होता है, स्विंग भी होता है, आपको कैरी भी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी स्किट करके बॉल आती है। तो आई थिंक पिच ने तो दोनों इनिंग्स में सेम बिहेव किया है। लग नहीं रहा था कि सेकंड इनिंग में भी इसी तरह बिहेव करेगी, लग रहा था कि इजी टारगेट होगा। बट हैट्स ऑफ टू आवर बॉलर्स, उन्होंने बहुत अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की। अच्छा, थोड़ा सा मैं टॉस के वाले से ही बात करना चाहूँगा। मेरा मानना ये है कि जो टीमों की टेंडेंसी नज़र आ रही है या प्रीवियस हिस्ट्री नज़र आ रही है,
क्योंकि बड़ा टोटल होता नहीं इधर। बहुत भी अच्छा टारगेट, जिस तरह हम अभी मैच से पहले भी बात कर रहे थे कि 160 170 एक रीजनेबल टोटल हो सकता था, बट पाकिस्तान ने मिस्टेक की, उस पर हम सेपरेट बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो टीम टॉस जीतेगी, दुबई की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, तो वो सेकंड बैटिंग को प्रेफरेंस देगी, थोड़ा सा बॉल ज़्यादा इजीली बैट पे आना शुरू, क्योंकि ड्यू फैक्टर अभी तक तो वैसे नज़र नहीं आया। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। क्योंकि ग्रीन विकेट है तो हर जो टीम है वो यही चाहेगी ऊपर से अर्ली विकेट्स लें और अगली टीम का टोटल जो है 150 के नीचे रिस्ट्रिक्ट करें। तो चांसेस यही है, ज़्यादा टीम्स यही करेंगी कि विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं कैप्टनसी के वाले से भी बात करूंगा। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा कैप्टन आए और बड़े सीजन कैप्टन, आईपीएल के 5-6 सीज़न वो अपनी टीम को जिता चुके हैं, मुंबई इंडियंस को। उसके अलावा टीम के साथ भी बहुत अच्छे से हैं। प्लस इधर बाबर की बात करें तो बाबर भी एक लर्निंग कैप्टन है, ग्रेजुअली हम देख रहे हैं, ग्रेजुअली सीखता जा रहा है टाइम के साथ। तो दोनों की कैप्टन के कंपेरिजन कैसे देखते हैं? पाकिस्तान हार चुका है जी मैच अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह हम बात थे, और वही चीज़ हुई कि भाई हम बात कैप्टनसी की कर रहे थे। एक तो टॉस तो चले, वो तो बाय चांस है और उस पर हम डिपेंडेंट नहीं होता मैच, और यही दिखने में लग रहा था, सब हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग बाद में करेगा, और वही इंडिया ने किया टॉस जीत के। कैप्टनसी के हवाले से दोनों का कंपैरिजन में कैसे देखते हैं आप, बाबर को और रोहित शर्मा को? देखिए, आई थिंक दोनों एक काम कैप्टन है, मतलब इतना हाइपर नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। बाबर अंडर सरफराज खेला है, शोएब मलिक के भी आई थिंक कहीं पे खेले होंगे, तो वो उनके साथ टीममेट रहे हैं, हफीज़ भाई भी रहे हैं, तो ये तीनों कैप्टन थे जी। तो इनके अंडर उसने जो भी सीखा है आई थिंक वो अभी अप्लाई कर रहा है, और टीम को आई थिंक वो बड़े अच्छे तरीके से लेके जेल करके चल रहा है। और यही तरीका होता है कि आप एक लीडर हो टीम में, आपकी टीम तब आपको फॉलो करती है ज़रूर। और आई थिंक रोहित भी आप देखें वर्ल्ड क्लास T20 बैट्समैन है, सारे रिनाउंड बैट्समैन है, हर कोई उसको जानता है कि किस तरह वो टीम को भी लेके चलता है। ऊपर से ही वो आपकी ऑलमोस्ट हाफ मैच जो है तो वो ऊपर से ख़त्म कर देता है। तो इस तरह जब आपके पास बैट्समैन ऊपर से अच्छे हों, लीडर क्वालिटी हो, लीडरशिप क्वालिटीज़, तो आई थिंक टीम जो है ना फॉलो अच्छा करती है, उनको रिस्पॉन्स अच्छा करती है। मैं थोड़ी सी बात इधर ना आज विराट कोहली के हवाले से करना चाहूँगा। हम कमेंट्री की भी मैच के दौरान सुन रहे थे, और वसीम अकरम और वकास यूनुस पर्टिकुलर संजय मंजरेकर से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ये बड़ी एक वेग और फजूल सी डिस्कशन है जो हर दुनिया में की जा रही है कि विराट कोहली का टाइम ख़त्म हो चुका है। एक ऐसा बैट्समैन जिसने आलमोस्ट एक डेकेड राज किया है, अगर उसकी कुछ अर्सा फॉर्म नहीं है तो उस पर अब बात करना बड़ा अजीब है। वसीम अकरम का कमेंट बड़ा आगे से वो एक सटायर वाला था। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में एवरीबॉडी इज़ एनालिस्ट, तो हर बंदा तो एनालिस्ट है, तो फिर ऐसी बातें सुनने को मिलती है। तो क्या आप कैसे देखते हैं विराट कोहली, और आज खास तौर पे जो इनिंग्स थी, आल दो के बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, बट कैसे देखा आपने शेप में उनको? नहीं, लेकिन बात बिल्कुल वसीम भाई ने ठीक किया है, क्योंकि उनके टाइम पे सिर्फ न्यूज़ होती थी, हाँ। या अखबार होती थी, न्यूज़पेपर होते थे, तो उस टाइम इतना आपके ऊपर कमेंट नहीं करते थे लोग, सिर्फ न्यूज़ कास्टर या जो कोई भी जो एनालिस्ट होते थे वो करते थे। अब हर एक के हाथ में फ़ोन है, हर कोई एनालिस्ट बना हुआ है, ठीक है। आप सोशल मीडिया खोलते हैं, ज़रा सी एक बैड परफॉर्मेंस हो, आपके ऊपर इतने कमेंट्स आ जाते हैं कि आप कहते हो यार मैं पता नहीं क्रिकेटर भी हूँ या नहीं हूँ। जी। तो बात बिल्कुल सच कह रहे हैं, वो कहते हैं ना कि लेजेंड्स आर फॉरएवर, फॉर्म इज़ टेम्पररी। तो यही बात है, आपने देखा है ओवर द ईयर्स उसने किस तरह के मैचेस जितवाए हुए हैं अपनी टीम को। तो ये बाकी ही डिस्कशन करना कि भाई एक्चुअली द थिंग इज़ कि उसने सेंचुरी नहीं कर सका, ऑल्दो वो स्कोर्स कर रहा है, 50 प्लस भी कर रहा है, क्योंकि उसने 40 अपना प्लस खुद कर रहा है। इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया है। उसने एक क्या कहना चाहिए कि एक अपना मेयार इतना बड़ा कर दिया है कि जब खड़ा होना, मैच जिता के आना, सेंचुरी करना, सेंचुरी पे सेंचुरीज करना, अब वो शायद नहीं कर पा रहा, तो वो सबसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। अभी ये फॉलो विकेट्स देखते हैं पाकिस्तान की, हो गए, भारत ने पहली दफ़ा 10 आउट किए, तो वो देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी उमैद भाई, आपने फॉलो विकेट्स देखी, बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग हुई या हमने बुरी शॉट्स खेली? आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन था। अच्छा। उन्होंने उनके वो अपने प्लान्स पे आए थे और उन्होंने उन्हें एग्जीक्यूट किया। आपने देखा होगा कि बाबर लेट हो गया शॉट पे, वो ऑब्वियसली उन्होंने बाउंसर का प्लान तो किया हुआ था। मैं सॉरी आपसे कट ऑफ कर रहा हूँ। 5 हमारे जो बैट्समैन थे मेन, वो शॉर्ट बॉल पे आउट हुए। उन्होंने टारगेट ही शॉर्ट बॉल पे रखा, हालांकि यूएई की कंडीशन ऐसा बाउंसी विकेट नहीं है, बट उन्होंने अच्छा बैक का यूज़ किया। खासतौर पर हार्दिक पांड्या की बात करें तो 3 उसने मेन प्लेयर हमारे शॉर्ट बॉल पे आउट किए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये शॉर्ट बॉल जो प्रॉब्लम है ये हमारा तो काफ़ी अरसे से आप देखेंगे। आई थिंक 2003 में 2007 में हम
हारे थे उनसे आयरलैंड से शायद, जी तो उनके भी कोचेस को यही कहा गया था कि शॉर्ट बॉल यूज़ करें, पाकिस्तान जो है वो इस पे वीक है। आई थिंक हमारे बैट्समैन जो पिचेज़ हैं हमारी यहाँ पे पाकिस्तान में डोमेस्टिक में, उस पर इस तरह स्किड होके बॉल नहीं आता। ठीक। तो इसलिए ऑल्दो हमारे जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं स्लैब रख के तेज़ स्टिक के ऊपर, लेकिन फिर भी आप जो आपका क्या कहते हैं मसल मेमोरी बन गई होती है शॉर्ट बॉल पे आपकी जिस तरह शॉट लगनी है वो आपकी रहती है कहीं ना कहीं। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी पाकिस्तान को। अब ये हमें करने के लिए थ्रू आउट हमारी डोमेस्टिक में हमें पिचेस जो हैं वो थोड़ी तेज़ करनी पड़ेंगी। बाकी हमारे मेन बैट्समैन थे, बाबर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था शॉर्ट बॉल, ऑल्दो अगर वो पिच ये इस तरह ग्रीन विकेट ना होती तो शायद वो शॉट उसकी लग जाती, बट वो राइज भी ज़्यादा किया और स्किड होके आया तो इसलिए वो लेट हो गया शॉट पे। बिल्कुल ठीक है। कुछ हमने हाइलाइट्स भी देख लेते हैं इनकी भी, कुछ आल्दो की उस तरह नहीं लगाई हमने शॉट्स, बट कुछ वो हाइलाइट्स भी देखते हैं। हमने पाकिस्तानी बैटिंग हाइलाइट्स देखी। अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। कमर्शियल ब्रेक से वापस आके पाकिस्तान बैटिंग के ऊपर भी बात करेंगे और थोड़ी सी टीम सिलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। आप सुपर स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के हवाले से, एशिया कप पे बात कर रहे हैं हम। और मैं टीम सिलेक्शन के हवाले से आपसे बात कर रहा था। हम अगर 11 लड़कों को देखते हैं तो 2-3 मेरा ख्याल है ऐसी थी जिन पर डिस्कशन की जा सकती है। ओपनिंग स्लॉट हमारा बिल्कुल बड़ा मैच्योर हो चुका है, काफ़ी टाइम से खेल रहा है, उस पर भी मैं एक सेपरेट आपसे डिस्कशन करूँगा। दूसरा जो डिस्कशन बैटिंग के अंदर हम कर सकते हैं इफ्तिखार के हवाले से। इफ्तिखार एक ऐसा बैट्समैन था जिसने डोमेस्टिक के अंदर काफ़ी टाइम से परफॉर्म तो किया, बट इंटरनेशनल लेवल पे कोई हमें 2-2.5 साल में ऐसी परफॉर्मेंस उसकी नज़र नहीं आई। पहले बैटिंग के ऊपर बात कर लेते, क्या लगता है आपको कि ये बैटिंग ऑर्डर यही होना चाहिए था, या हैदर अली एक ऐसा बैट्समैन था जिसको हम कह सकते हैं एक्स फैक्टर के तौर पे शामिल होता? आपके साथ ज़ल्मी में बड़े टाइम से खेल रहे हैं और 2-3 साल से हमने देखा कि शायद हैदर अली या अभी अब्दुल्ला शफीक, दो ऐसे बैट्समैन मुझे तो नज़र आते हैं जिन्होंने हमें अच्छा पाकिस्तान को प्रॉमिसिंग बैट्समैन के तौर पे नज़र आए। तो आप कैसे देखते हैं, पहले बैटिंग के हवाले से बताइए। आई थिंक जो टीम मैनेजमेंट उधर मौजूद है उन्होंने पिच के और टीम को ऑपोजिशन को देख के टीम बनाई जी। हैदर अली पे आप ये कह सकते हैं क्योंकि उसका कमबैक है तो हाई प्रेशर गेम में स्ट्रेट अवे आप नहीं डाल सकते। ठीक है। इफ्ती डोमेस्टिक में आपने देखा है पिछले जो केपी की टीम से वो रिप्रेजेंट करता रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा है। उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड से उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। इस दफ़ा आई थिंक वो मुल्तान सुल्तान्स में था जी। तो वो एक कहते हैं ना मजा हुआ बैट्समैन है, उसको पता है कि किस टाइम पे किस तरह की इनिंग्स खेलनी है। ऑल्दो आज उसको भी बॉल उन्होंने शॉर्ट बॉल ट्राई किया तो उसी पे उसका भी विकेट उनको मिल गई, बट आई थिंक वो एक आप उस सिचुएशन में आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए होता है जो आपको हिटिंग जब चाहिए हो तो तब वो भी कर सके और आपको स्ट्राइक रोटेशन भी कर सके साथ में। तो वो बिल्कुल आई थिंक वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं था कि आप हैदर को डाल के तो उसको कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि शदाब उसमें PSL में ऊपर के नंबर्स पे खेलता रहा है, शायद उसको आप पहले भेज सकते थे, बट ये अब उधर जो टीम मैनेजमेंट मौजूद होती है उस टाइम जो उसकी उनको लग रहा होता है, फील हो रहा होता है, वो उस टाइम वही बैटिंग। अच्छा, अब मैं जिस तरह ओपनिंग की बात कर रहा था, बाबर नंबर 1 बैट्समैन T20 में, रिजवान नंबर 2 पे थे, अभी रिसेंटली वो नंबर 3 की स्लॉट पे आए, रैंकिंग में नंबर 3 पे है। दोनों का अगर हम देखें एवरेज वाइज तो कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में, बेस्ट प्लेयर भी माना जाता है, बट उसका 1-2 ड्रॉबैक मुझे नज़र आते हैं जो मैं लास्ट वर्ल्ड कप से बात कर रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्ट्राइक रेट इनका बहुत लो है। अगर हम बड़ी टीमों की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की या न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो इनका पावर प्ले के अंदर दे टारगेट ऑलमोस्ट 60 और 70। हमारा आप पूरे साल के स्टैट्स उठा के देख ले, हम 40-45 एट मैक्स गए हैं, उससे बिलो ही रहते हैं। आज भी हम ऑलमोस्ट 35-36 पे थे। एक प्रॉब्लम तो ये आ गया। दूसरा प्रॉब्लम ये आ गया कि अगर खुदा न खास्ता दोनों में से कोई आउट हो जाता है, ख़ास तौर पे बाबर की बात करूंगा, तो एकदम हमारी बैटिंग लाइन एक्सपोज हो जाती है। सबका स्टेट ऑफ माइंड ये बन गया है, इतना वो लंबा खेलते हैं, कम से कम 10-12 ओवर तक तो ये दोनों खेलते हैं। बाकी जितने बैट्समैन हैं उनके माइंड में 10-12 बॉलें हैं। आप स्टेट ऑफ माइंड देख लें, आज जब सबको ज़्यादा बॉल्स खेलना पड़ी तो आप देखें कि वो इनिंग्स बिल्ड नहीं कर पाए।
तो आप इस पेयर को कैसे देखते हैं? देखें, इसमें अब जो इनका स्ट्राइक रेट है लाइक 129 है, आपको ये एक ओवरऑल स्ट्राइक रेट है, क्योंकि इनकी जब डेब्यू हुआ उससे किसी और नंबर पे भी खेले, रिजवान भी नीचे खेला, आपको वो ऐड करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद से इन्होंने काफ़ी अच्छा, जब से ओपनर आए हैं इनका स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ है मेरे लेकिन ख्याल से। पावर प्ले में नहीं है ओवरऑल। अगर आप बता रहे ओवरऑल तो हमें इनिंग्स एंड पे तो बात कर सकते हैं, बट पावर प्ले को तो आप यूज़ नहीं कर पा रहे। ये कह सकते हैं आप, लेकिन अब ये भी देखें कि उनकी वजह से टीम की स्टेबिलिटी बेहतर हो रही है। आपको ऊपर से जब टॉप ऑर्डर से स्कोर मिलता है तो आपके नीचे के बैट्समैन आके आपको मैच जितवा भी रहे हैं कुछ, ठीक है। वर्ल्ड कप में भी देख लें, अगर उन पे आया है तो उन्होंने नीचे से मैचेस जितवाए हैं मिडिल ऑर्डर ने। आज अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं परफॉर्म कर सका मिडिल ऑर्डर, बाबर अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गया। उनके इंडियन टीम के जो प्लान थे, बॉलिंग प्लान्स, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने उनको एग्जीक्यूट किया, जिसकी वजह से ऊपर से स्कोर तेज़ी से नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हमारे। हमारे जो नीचे के बैट्समैन हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, आप डोमेस्टिक में भी आप देखेंगे वो सारे परफॉर्मर्स ही खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं बॉलिंग से पहले बात करने के थोड़ा इंजरीज के हवाले से बात करना चाहूँगा। सबसे बड़ा सेटबैक मिला हमें शाहीन की सूरत में। अब उस पर एक बड़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है। मानना ये है सबका कि सबको पता था आपको नीदरलैंड सीरीज़ से पहले कि शाहीन इंजर्ड है। बाकी अगर आपको कोई प्लेयर, पॉलिसी ये है कि जब उसको इंजरी होती है तो रीहैब वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में करता है। शाहीन को आपने साथ कैरी किया, और शायद इसी रीज़न से अभी उन्होंने वसीम जूनियर को भी यही कहा कि तुम भी साथ ही रीहैब करो। एक तो ये पॉलिसी की मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, फिर उसकी पॉलिसी मेरी नज़र में इसलिए गलत है कि आपको अगर शाहीन इंजर्ड था तो इधर रीहैब करवाते, साथ ऐसे लड़के को भेजते जिसको आप एशिया कप में टारगेट कर रहे हो, ताकि वो एक दो मैच उधर खेल के कोई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर सकता है। जैसे हसनैन की बात करें, अगर आपके प्लान में हसनैन था या इवन हसन अली भी था फ्यूचर में, तो आप किसी को उसको टीम में डक करते हैं, वो लड़का इधर होता रादर दैन के बेंच पे बैठ के टीम के साथ सिर्फ बेचारा मूव ही कर रहा है। तो वो फील, आपको एटमोसफेयर बड़ा चेंज हो जाता है ना जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं। तो एक तो इस डिसीजन को देखिए, दूसरा ये कि पाकिस्तानी इंजरी आज तो मुझे 90% लग रहा है कि या उसके निगल है या कुछ आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। नसीम शाह का वो भी इंजरी का मुझे इशू लग रहा है आज उसका, पता नहीं नेक्स्ट मैचेस खेल पाता है या नहीं। तो ये हमारे लड़के ही क्यों फिटनेस की वजह से ये प्रॉब्लम में आते हैं? नहीं, शाहीन का तो एक्चुअली मसला ये हुआ था कि उसने डाइव किया था तो उसका घुटना लगा था बाउंड्री पे। तो द थिंग इज़ कि आपके पास जो आपके फिजियोज़ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो टीम के साथ हैं जो सबसे अच्छे वाले हैं, ठीक है। तो हर नेशनल हाई परफॉर्मेंस में आपके हैं बैकअप, सारे फिजियोज़ वगैरह हैं, बट टीम ये सोच रही है आई थिंक कि वहाँ रह के उनका रीहैब ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक, उधर के डॉक्टर्स साथ जो मेन जो पाकिस्तान टीम के डॉक्टर हैं वो, साथ में जो फिजियोज़ वगैरह हैं, तो उधर वो दोनों अच्छा जो है अपना रीहैब ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी, नसीम शाह जो है उसको आज आई थिंक डिहाइड्रेशन काफ़ी हो रही थी, क्योंकि मौसम, हमने जैसे पहले बात की कि मौसम ऐसा है कि इसमें आपको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। आपको ये गेम से पहले अपने आप को बॉडी में इतना वाटर और अपने इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह रखने हैं कि आपको ये जो क्रैम्प्स हैं इनसे बचने के लिए। तो मेन प्रॉब्लम मेरे ख्याल से जो वेदर था वो था आज नसीम शाह के। चलिए, मैं बॉलिंग से बात करने से पहले इंडिया की फॉलो विकेट्स भी देखते हैं, के बाद मज़ीद डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। जी, आपने फॉलो विकेट्स देखी, अब उनकी कुछ बैटिंग हाइलाइट्स भी भारत की देखते हैं, किस तरह उन्होंने रन चेज किए। बैटिंग हाइलाइट्स देखी और विनिंग मोमेंट भी देखी। हार्दिक पांड्या की जैसे हम बात कर रहे थे, स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। हमें चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भी याद है, पूरी बैटिंग लाइन भारत की कोलैप्स कर गई, बट जब भी स्पिनर आता था ये एक ओवर में 2-2, 3-3, 4-4 छक्के लगा रहा था। और आज भी जब लास्ट ओवर नवाज़ के लिए आया तो मैंने आपसे शायद यही कहा था कि ये इसके लिए काफ़ी ईजी, और ऑल दो के टारगेट भी बहुत कम था, 7 रन। तो पांड्या की मैन ऑफ द मैच भी वो रहे। आप कैसे देखते हो उसकी परफॉर्मेंस को? देखें, T20 में ऑलराउंडर होना टीम में बहुत ज़रूरी है, वो हार्दिक पांड्या ने आज शो आपको कर दिया। आई थिंक नवाज़ बॉलिंग अच्छी कर रहा था, वो बॉल अगर उसको थोड़ी बाहर आउटसाइड ऑफ बाहर फ्लाइट से कहते तो, क्योंकि पिच में थोड़ा ग्रिप था। हाँ, आपने देखा शुरू में जब उसने उनके जडेजा ने बॉल की थी, वो कितनी अच्छी टर्न हुई थी। उसके बाद ड्यू फैक्टर नहीं आया है सच नहीं, आई थिंक वो स्प्रे हुआ था जो भी ऐसे। तो शादाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, नवाज़ ने अंदर अच्छी बॉलिंग की, सिर्फ वो जडेजा ने ही उसे जो हिटिंग की है वो किया। तो वो एक गलती हो गई, शायद शॉर्ट बॉल होगी, वो वेट ही कर रहा था कि शॉर्ट बॉल पे। तो उस आई थिंक वो उसके जो ओवर था पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान, वो पाकिस्तान की जो क्लैप्स था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ ज़्यादा।
और एंड पे आपको पता है उसने हारिस का ओवर जो था वो टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट मैंने आपसे करने हैं। एक तो इस मैच का टर्निंग पॉइंट बताइए, कहाँ आपको लगा, क्योंकि 19th ओवर तक तो पाकिस्तान ने उनको ग्रिप करके रखा था। हमारी बैटिंग में कहीं रिजवान की विकेट थी या सेकंड लास्ट ओवर, क्या टर्निंग पॉइंट आपको लगता है मैच का? आई थिंक वो रिजवान जब आउट हुआ है उस टाइम हमारा ये था कि हम वहाँ से टेक ऑफ कर सकते थे 160 तक जो टोटल है उसके लिए। तो वहाँ बैटिंग में तो हमारा वहाँ पे क्लैप्स हुआ, जैसे मैंने पहले बोला हार्दिक पांड्या का जो ओवर था। और बॉलिंग में आई थिंक वो जो फिर मैं बोलूँगा हार्दिक पांड्या ने जब हारिस रऊफ को वो 3 बाउंड्रीज मारी हैं, वहाँ से मैच आई थिंक इंडिया की फेवर में चला गया था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे। हम जैसे बात कर रहे थे जब इंजरीज हुई, शहीन हमारा मेन बॉलर है लास्ट 2 साल से, जब से आमिर और वहाब नहीं थे, और जिस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, जब उसकी इंजरी होती है तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों में से किसी एक को चाहिए? चले आमिर पे तो हम डिबेट कर सकते हैं कि उसने रिटायरमेंट ली हुई है, बट एज ए सेकंड रिप्लेसमेंट वहाब रियाज जिस तरह की फॉर्म में है और जितना सीजन कंपेनियन वो हमारा एज ए कैप्टन भी आपके ज़ल्मी के वो है, तो क्या लगता है कि ये कोई मिस्टेक हो गया थोड़ा सा? अगर वो होते तो शायद बेहतर पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग लाइनअप नज़र आती। देखें ये अब जो मैनेजमेंट का डिसीजन है, बट आई थिंक वहाब भाई एक बहुत अच्छी ऑप्शन है हमेशा से ही, क्योंकि आपको वो डेथ ओवर में भी बॉलिंग आपकी कंप्लीट एक पैकेज है आपके पास। बैटिंग में भी वो आपको नीचे से मैच जितवा चुके हैं वर्ल्ड कप में, देखे हैं उसके बाद भी। तो शाहीन बीइंग अ लेफ़्ट आर्मर, आपके पास एक लेफ़्ट आर्मर होना टीम में ज़रूरी है। आपको कहीं ना कहीं जाके फिर ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे आप देखेंगे कि कल अफगानिस्तान की टीम में से वो लेफ़्ट आर्मर ने आके श्रीलंका की टीम में को लो स्कोर पे आउट किया। तो लेफ़्ट आर्मर होना ज़रूरी है। आई थिंक वहाँ भी एक अच्छी ऑप्शन थे। अब आगे जो टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है अब। अच्छा, मैं जिस तरह हम लेफ़्ट आर्म की जगह लेफ़्ट आर्म की ही बात करें, इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर भी इंजर्ड हुए। अब सबकी अकल या प्रूडेंस तो ये कहती है कि जब आपका ऑलराउंडर इंजर्ड हुआ है तो ऑलराउंडर ही आना चाहिए जो आपकी दोनों जगह पे सपोर्ट की आपकी टीम का पिलर रहे। पहले फ़हीम थे आपकी नज़र में, बाबर हमेशा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना कि मेरा मेन प्लेयर है, मेरा मेन वेपन है, बट हमें 6-8 मंथ या साल ही बल्कि हो गया लास्ट वर्ल्ड कप से नज़र नहीं आ रहा, ओडीआई में भी नहीं नज़र आ रहा, T20 में भी नज़र नहीं आ रहा। वसीम जूनियर को टीम के साथ ट्रैवल करें। अब जब वो इंजर्ड होते हैं तो सबका मानना ये था कि अब कोई ऑलराउंडर आएंगे, बट हमने देखा कि आउट ऑफ फॉर्म जो हसन अली है, आल्दो कि हमारा वो सबसे मेन प्लेयर रहा, मैच विनर भी रहा, बट अगर एक प्लेयर या बैट्समैन हो या बॉलर हो फॉर्म में नहीं है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता। आपने इसी वजह से उसको कंसिडर नहीं किया था। तो आपको लगता नहीं है कि फ़हीम होना चाहिए, इमाद भट्ट ऑप्शन है, हुसैन तलत है, आप है, ये इन 3-4 जो ऐसे लड़के जो हंट में थे, जो अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे या PSL में परफॉर्म कर रहे थे, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी? देखें, एशिया कप में आपने जो पहले से ही पूल बनाया हुआ है, आई थिंक टीम मैनेजमेंट वो सोच के तो उसी पूल में से लड़के लेके जा रही है। फ़हीम अशरफ को काफ़ी चांस दिया पहले पाकिस्तान टीम में, बहुत अच्छा करता रहा, T20 में टॉप 10 में भी रहा बॉलिंग में। टेस्ट मैच में वो अच्छा करता रहा, बैटिंग में भी साथ में, बट T20 में आई थिंक उसकी वो उस तरह फॉर्म नहीं हुई थी, इसलिए शायद उसे कंसिडर नहीं किया गया। ऑल्दो आप देखें तो उसको आप एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वसीम जूनियर रख सकते थे, बट आई थिंक हसन अली आपके पास एक ऐसी ऑप्शन है जो कि पूरी जान से वो भी पूरी जान मारता है, आप कोई भी फॉर्मेट हो, ठीक है। तो वो देखते हुए एज अ टीम मैन आई थिंक शायद उसका बाबर का डिसीजन ये था हसन अली के लिए। अच्छा, लास्ट नोट पे कोई चेंजिंग देखते हैं पाकिस्तानी नेक्स्ट गेम्स के अंदर, स्क्वाड के अंदर जो नेक्स्ट गेम पाकिस्तान की होगी? आई डोंट थिंक सो। टीम बहुत अच्छा खेली है। आई थिंक अनफॉर्चुनेट रहे कि वो एक 19th ओवर में थोड़ी बाउंड्रीज लगी, वरना टीम ने बहुत अच्छा लो स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की है। अच्छा, तो इसमें लास्टली ये कि बॉलिंग के अंदर आपको लगता है कि जिस तरह स्पिनर विकेट इंडिया की टीम में भी सारे पेस बॉलर ने आउट किए, हमारा भी जो मोस्टली विकेट पेस बॉल अटैक नहीं लिए, नवाज ने एक आउट किया, तो आपको लगता है कि 4 पेसर की तरफ भी जाया जा सकता है या इसी तरह का कंपैरिजन आपको लगता है? नहीं, आई थिंक नवाज ने और शादाब ने दरमियान में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आपने जब फास्ट बॉलर्स ने ऊपर से उनको रिस्ट्रिक्ट किया था तो नीचे से आके स्पिनर्स ने उनको हिट बाउंड्रीज नहीं मारने दी। आपने देखा होगा कि शादाब ने ऑन ट्रॉट 4 ओवर्स कर दिए वहीं पे, तो वो एक प्रेशर बिल्डिंग सिचुएशन थी इंडिया की टीम पे। ऑल्दो नीचे से आके उस हार्दिक पांड्या स्कोर कर गया, वरना
वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से पाकिस्तान ने उधर बॉलिंग की। चलें बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। Thank you so बड़ा मज़ा बात करके, दुआ और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अच्छा खेले और इंशाल्लाह। एशिया कप एटलीस्ट हम पाकिस्तान लेके आए, क्योंकि भारत से हम लोग हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट एशिया कप पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द गेम। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।